इस हिस्से की शुरुआत सेरा के एक अजीब सपने से होती है। उसे महसूस होता है कि वह पानी के अंदर है और चारों तरफ चमकती हुई रोशनियां दिखाई दे रही हैं। फिर वह एक बहुत विशाल जीव देखती है। पहले उसे लगता है कि वह कोई जायंट फिश है, लेकिन तुरंत समझ आती है कि वह एक्चुअली एक ड्रैगन है। वह ड्रैगन उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सपना टूट जाता है। जागने के बाद सेरा सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक ड्रैगन इंसानों की तरह बात कैसे कर सकता है। उसे लगता है कि शायद हाल ही में जिस मोरिसुबेरी ड्रैगन का उन्होंने शिकार किया था, उसी की वजह से उसने ऐसा सपना देखा। इसके बाद मजाकिया दृश्य आता है जहां लेडी व्युफ्मक नींद में सेरा को इतनी कसकर पकड़ लेती है कि सेरा की हालत खराब हो जाती है। फिर कहानी अगले बड़े इवेंट की तरफ बढ़ती है, जिसका नाम है ग्रेट क्लेंजिंग रिचुअल। सुबह सुबह पांचों ट्राइब्स एक जगह इकट्ठा हुए हैं। वहां एल्व्स, ड्वार्व्स और कई अजीब क्रीचर्स दिखाई देते हैं। मैल्सियस, जो अभी भी इस दुनिया की चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही, बार बार इन्हें बार्बेरिक और अनह्यूमन कहती है। उसे ये सब किसी फैंटेसी स्टोरी जैसा लगता है। तब सेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ वही चीजें सच नहीं होती जिन पर कोई खुद विश्वास करे। इसी दौरान सेंट विस्टरसिया आती है और मैल्सियस से कहती है कि इस बार ब्लाइट की जिम्मेदार वही है, इसलिए उसे ग्रेट क्लेंजिंग में हिस्सा लेना होगा ताकि वह अपने एक्शंस के परिणाम खुद देख सके। मैल्सियस कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्लेंस्ड होने का क्या मतलब है। फिर एक एल्फ उससे उसका असली नाम पूछती है। मैल्सियस बताती है कि मैल्सियस सरनेम उसे चर्च के एबट ने दिया था जब वह रेटिन्यू प्रीस्ट बनी थी। लेकिन जब वह अपने बचपन का नाम याद करने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि उसे 16 साल की उम्र से पहले की लगभग कोई याद ही नहीं है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि ब्लाइट ने उसकी मेमोरीज पर असर डाला है। वे कहते हैं कि उसका बच जाना ही किसी मिरेकल से कम नहीं है और मेमोरीज खोना शायद उसकी जान बचने की कीमत थी। एक लड़की यह भी कह देती है कि शायद रिलीजन की गुलामी वाली यादें भूल जाना उसके लिए अच्छा ही हो। ये सुनकर मैल्सियस गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसकी डिवोशन को भूलना कैसे अच्छा हो सकता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों लिटरली लड़ने लगती हैं। बाकी लोग उन्हें देखकर मजाक करते हैं कि कुछ ही दिनों में दोनों की अच्छी कंपैटिबिलिटी बन गई है। अंत में मैल्सियस हार जाती है और सब हंसने लगते हैं। इसके बाद विस्टरसिया फैसला करती है कि सेरा, मैल्सियस और सेर्सी नदी पर जाकर नहा लें, क्योंकि रिचुअल शुरू होने में अभी समय है। रास्ते में सेर्सी अपने बारे में सच बताती है कि वह भी ओरिजिनली इल्डोरन से है और 6 साल पहले ईस्टर्न कल्टिवेशन कॉर्प्स का हिस्सा थी। सेरा पहले से इस बात को सस्पेक्ट कर रही थी क्योंकि सेर्सी का नोबल्स के प्रति रवैया अलग था। लेकिन सेर्सी साफ कहती है कि अब इल्डोरन उसका घर नहीं है। अब वह खुद को सिर्फ वॉकी अटेंडेंट मानती है और यही भूमि उसका असली घर है। वह सेरा से रिक्वेस्ट करती है कि उसे इल्डोरन की सिटीजन की तरह ट्रीट ना किया जाए। सेरा उससे पूछती है कि क्या वह अपने होमलैंड की मेमोरीज भूल जाना चाहती है। सेर्सी जवाब देती है कि उसे उन चीजों की परवाह नहीं, क्योंकि वह कभी वापस जाने का इरादा नहीं रखती। यह जवाब सेरा को सोचने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ मैल्सियस अभी भी अपने केयरलेस बिहेवियर को लेकर शर्मिंदा होती है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अगर कोई उसे उसकी हालत के बारे में नहीं बताता तो वह हमेशा खुद से बातें करती रहती। फिर सेर्सी ब्लंट तरीके से कह देती है कि मैल्सियस से स्मेल आ रही है। वह डिटेल में बताती है कि उसके शरीर से ब्लड, स्वेट और पुराने परफ्यूम की मिक्स्ड स्मेल आ रही है। तब पता चलता है कि मैल्सियस ने आधे महीने से भी ज्यादा समय से प्रॉपर्ली बात नहीं लिया है। ये सुनकर सेरा को भी थोड़ा गिल्ट फील होता है कि किसी ने उसे पहले नहीं बताया। फिर तीनों नदी की तरफ जाते हैं। रास्ते में सेर्सी बताती है कि यह एरिया वॉकर टेरिटरी है, इसलिए ड्रैगन्स यहाँ कम आते हैं। लेकिन मैल्सियस फिर भी डर जाती है कि लोग ऐसे स्थानों पर कैसे नहाते हैं जहां ड्रैगन्स दिख चुके हों।
सेर्सी बताती है कि बाकी जगहें तो ड्रैगन्स की एक्चुअल टेरिटरी है, इसलिए ये जगह कंपैरेटिवली सेफ है। नदी पर पहुंचने के बाद मेलसियस दुखी होकर कहती है कि वह वापस वेस्ट जाना चाहती है, लेकिन सेर्सी साफ बोलती है कि वह यहां से जाने का कोई इरादा नहीं रखती। अंत में तीनों बात की तैयारी करते हैं और माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। आखिरी सीन में सेरा कैंपफायर के पास बैठी होती है, जहां उसे पहली बार इस नई दुनिया के लोगों और उनकी जिंदगी के साथ थोड़ा अपनापन महसूस होने लगता है। और आगे देखते हैं कि कैंपफायर के पास बैठकर सभी लोग नहाने के बाद अपने शरीर को गर्म कर रहे होते हैं। ठंडे पानी से बाहर आने के कारण सबको ठिठुरन महसूस हो रही होती है, इसलिए आग की गर्मी उन्हें आराम दे रही होती है। मेलसियस धीरे से महसूस करती है कि यह गर्माहट उसे सुकून दे रही है। उसी समय लोग देखते हैं कि ग्रेट क्लेंजिंग रिचुअल की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और अब पूरा गांव उस रिचुअल के शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है। माहौल शांत होने के बावजूद सभी के मन में ब्लाइट को लेकर डर और गंभीरता बनी हुई होती है। गांव के लोग बातचीत करते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ ब्लाइट जल्दी पर्ज हो गया, क्योंकि अगर वह ज्यादा समय तक फैलता रहता तो क्लेंजिंग करना बहुत कठिन हो जाता। वे बताते हैं कि जब ब्लाइट अभी ककून की अवस्था में होता है तब उसे रोकना आसान रहता है। बातचीत के दौरान सेराफीना की बहादुरी की चर्चा भी होती है। लोग कहते हैं कि नई ब्राइड ने फींड को हराया था और यह बात पूरे इलाके में फैल चुकी है। कुछ लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वे खुद कभी ऐसा साहस नहीं दिखा सकते थे। सेराफीना ये सुनकर थोड़ा शर्माती है और हैरान भी होती है कि उसकी कहानी इतनी जल्दी हर जगह पहुंच गई। इसके बाद लोग पुरानी लड़ाई को याद करते हैं, जब मेलसियस गिरकर सेराफीना के ऊपर आ गई थी और दोनों बेहोश हो गई थी। सेराफीना अपनी सफाई देते हुए कहती है कि वह आमतौर पर इतनी केयरलेस नहीं होती, लेकिन इतना बड़ा मॉन्स्टर मारने के बाद कोई भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता। बातचीत के दौरान टेफ्यू के बारे में भी चर्चा होती है। बताया जाता है कि टेफ्यू सामान्य इंसानों जैसे नहीं होते, बल्कि किसी नेचुरल फेनोमेनन की तरह होते हैं। उनकी परसेप्शन अलग होती है, इसलिए वे लोगों के बीच का फर्क भी ठीक से नहीं समझ पाते। ये सुनकर बाकी लोग मजाक करते हैं कि शायद वे सेर्सी और मेलसियस में भी फर्क न कर पाएं। कुछ देर बाद सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां फींड के साथ लड़ाई हुई थी। वहां का दृश्य देखकर सभी चौंक जाते हैं। पूरी जमीन सफेद डस्ट में बदल चुकी होती है। मेलसियस घबराकर पूछती है कि यह आखिर क्या है। तब वह समझाता है कि यह ब्लाइट का असर है। वह बताता है कि इस दुनिया में केवल इंसानों की ही नहीं, बल्कि अर्थ, वाटर, फायर और विंड की भी अपनी विल पावर होती है। जब किसी लिविंग क्रिएचर की विल पावर खत्म हो जाती है तो वह कभी वापस नहीं आती, लेकिन नेचर की विल पावर करप्ट होकर अपनी असली अवस्था भूल जाती है और अंत में डस्ट में बदल जाती है। वह ये भी कहता है कि यह ज्ञान उसे कई साल पहले कारकर रॉथ नाम के रिजित्सुशी ने दिया था। तभी कारकर रॉथ वहां पहुंचता है और मेलसियस की स्क्रिप्चर को देखकर समझाता है कि यह रिजित्सु टेक्स्ट डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था। उसमें लाइट, हीट और इम्पैक्ट पैदा करने की शक्ति थी, लेकिन उसमें कोई आर्टिस्ट्री नहीं थी। वह कहता है कि इसी स्पेल ने जमीन की विल पावर को जरूरत से ज्यादा ड्रेन कर दिया, जिसके कारण पूरा इलाका बर्बाद हो गया। हालांकि वह स्पेल बहुत पावरफुल था, लेकिन उनके अनुसार रिजित्सु का उपयोग डिस्ट्रक्शन के लिए करना बेहद क्रूड और गलत था। इसके बाद क्लेंजिंग रिचुअल शुरू होता है। अलग अलग क्लैंस अर्थ, वाटर, फायर और विंड कैटलिस्ट्स लेकर आते हैं। वो एंशिएंट लैंग्वेज में प्रेयर बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज इतनी पुरानी और रहस्यमयी लगती है कि सेराफीना को ऐसा महसूस होता है जैसे वह हजारों साल पुरानी किसी परंपरा को सुन रही हो। प्रेयर का उद्देश्य नेचर को उसकी असली अवस्था याद दिलाना और ब्लाइट को प्यूरिफाई करना होता है। रिचुअल के दौरान पूरा वातावरण स्पिरिचुअल और इमोशनल बन जाता है। जब रिचुअल खत्म होता है, वह सेराफीना से पूछता है कि उसे ये सब कैसा लगा, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं।
ये दिखाता है कि इस अनुभव ने उसे अंदर तक प्रभावित किया था। रिचुअल के बाद सभी लोग मिलकर नए पेड़ लगाने का काम शुरू करते हैं। सेराफीना को यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतना मिस्टिक रिचुअल आखिर साधारण मेहनत और टीम वर्क पर खत्म हुआ। तब वो समझाता है कि फॉरेस्ट को हील करने के लिए केवल प्रेयर्स काफी नहीं होती, बल्कि ऑर्डिनरी वर्क भी जरूरी होता है। अगर लोग नेचर की देखभाल नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो ये भी बताता है कि फीन्ड्स असल में ग्रीड और सेल्फ इंटरेस्ट के एवटार्स होते हैं। इस बार जमीन की विल पावर स्पेल के लिए ड्रेन की गई थी और बदले में लैंड ने कास्टर की मेमोरीज और विल पावर छीन ली। यही कारण था कि मैल्सियस अपनी पुरानी यादें खो चुकी थी। वो कहता है कि सामान्यतः ऐसे लोग पूरी तरह एम्प्टी शेल बन जाते हैं, लेकिन मैल्सियस लकी थी कि वह पूरी तरह ड्रेन होने से पहले बच गई। अंत में सेर्सी मैल्सियस को उसके नाम का सच बताती है। वह कहती है कि मैल्सियस नाम उन बच्चों को दिया जाता है जो ऑर्डर ऑफ कमनेरिस के ऑर्फनेज में पले बड़े होते हैं। सेर्सी मानती है कि शायद उसके लिए पेनफुल मेमोरीज को भूल जाना ही बेहतर है। वह उसे सलाह देती है कि अब उसे अपने पुराने दुखों के बजाय नई शुरुआत पर ध्यान देना चाहिए, जैसे वह अभी सैपलिंग्स लगा रही है। आखिर में सेराफीना वो से कहती है कि अब उसे समझ आने लगा है कि ईस्ट के लोग ब्लाइट को इतना भयानक क्यों मानते हैं और वे नेचर के साथ बैलेंस बनाए रखने के लिए क्यों लड़ रहे हैं।